नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, बड़ी कृपा की आपने एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकरण में विचार विमर्श हेतु अवसर दिया है। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। सर, राजस्थान एक बॉर्डर स्टेट है, वहां पर जोधपुर में मदरसे में जो मौलवी काम करते हैं उनके आतंकवादियों के साथ रिश्ते। सोचिए, आईबी और राजस्थान एटीएस ने मिलकर जो ऑपरेशन किया उसमें 5 लोग पकड़े गए हैं जो इस तरह से। यह चौंकाने वाला तथ्य है। और आप देखें, अगर ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद एक अभियान चला करके जिस तरीके के अवांछनीय तत्व हैं, पाकिस्तान के एजेंट हैं, पाकिस्तान के लिए जासूस करने वाले लोगों के बारे में जो कार्रवाई हुई, तो तत्काल आपने देखा होगा कि 14 लोग, पूरे भारत में 14 लोग गिरफ्तार किए गए थे। अधिकांश बॉर्डर एरियाज के थे। और अगर आप इस पे गौर करें, उसमें बीएसएफ का एक एएसआई भी था, उसमें और भी इस तरीके के लोग थे जो कि वर्दीधारी थे, उसमें सिख भी थे, उसमें ज्योति मल्होत्रा यूट्यूबर भी थी जो आज भी जेल में है। यह संतोष का विषय है कि इन सब के ऊपर बहुत कड़ी धाराओं में कार्रवाई की गई और अधिकांश अभी तक जेल में है। और जो पाकिस्तान हाई कमीशन की कुकृत्य सामने आए कि किस तरीके से वहां का एक जो कर्मी था उसने अपने मोहपाश में ज्योति को भी फंसाया, एक अन्य विधवा स्त्री को फंसाया, और उन सबको मोबिलाइज करके उसने पाकिस्तान के आईएसआई के साथ लिंकअप करा करके जासूसी के काम करवाए। यह संतोष का विषय है कि हमारी एजेंसीज ने बहुत सक्रिय होकर के आक्रामक होकर कार्रवाई कराया। लेकिन जो गोल पोस्ट है और जो नियम है वो रोज बदल रहे हैं, और हमें भी इसमें बहुत ज्यादा जागरूक रहना होगा। पाकिस्तान और आईएसआई के हथकंडों से अगर हम पहले भी पार पा चुके थे, लेकिन अब अगर पार पाना होगा तो मेरा कुछ मशवरा होगा, उसको हम बात करते हैं। हम अभी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उस स्तर पे नहीं कर रहे हैं जितना कि हमें करना चाहिए। आपने जोधपुर की बात की। जोधपुर में शुक्रवार यानी बीता हुआ कल, उसकी 5 बजे सुबह आईबी और एटीएस ने छापा मारा राजस्थान के, और बड़ी कामयाबी से मदरसों से 3 इनके मौलवी इनको गिरफ्तार किए गए। सबसे पहले है अयूब जो जोधपुर से गिरफ्तार किया गया, दूसरा है उस्मान जो पीपाड़ से गिरफ्तार किया गया, और तीसरा है आपका जो उस्मान अयूब, और तीसरा सूद है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। ये तीनों जो गिरफ्तारी हुई है, इनके पास से अगर आप ये देखें आपत्तिजनक सामान क्या मिला है। आपत्तिजनक सामान जो इनसे मिला है वो है कई मोबाइल फोन। अब मैं ये जानना चाहूंगा, अगर एक आदमी एक आईडी से अगर 4 मोबाइल फोन 4 सिम लेता है तो पता लगाना कोई कठिन तो है नहीं। टीआरएआई हमारे आपके पास भी मैसेज भेजता है, अगर आपके नाम से कई फोन चल रहे हैं, आप इस साइट पे जाइए और ये लिंक कीजिए तो मालूम पड़ जाएगा कि आपके सिम से या आपके आधार कार्ड से कितने सिम चल रहे हैं। तो ये चीज तो हम राष्ट्रीय स्तर पे भी, एआई का जमाना है, हम ये पता लगा सकते हैं कि कितने लोग। और पहले चरण में जो बॉर्डर के एरिया से, क्योंकि जो भी कार्रवाई ये हुई है ये अधिकांश बॉर्डर के जिलों में हुई है। जोधपुर की टोटल दूरी पाकिस्तान बॉर्डर से 300 किलोमीटर है। 300 किलोमीटर की दूरी पर अगर ये मौलाना पकड़े जाते हैं, इनके पास से चंदे की रसीदें किस बात के चंदे आप लोग ले रहे थे? इनके पास जो जिहादी साहित्य मिला है, जिहादी साहित्य क्यों पढ़ रहे हैं मौलाना? आपको तो दीनी तालीम देनी चाहिए। और इस तरीके की आपत्तिजनक साहित्य, चंदे की रसीदें और अंतरराष्ट्रीय चरमपंथी संगठनों से संपर्क, इसके भी सबूत मिले हुए हैं। तो ये तीनों तो खैर इनका इलाज खैर होगा ही। तो एक जो एरिया थे पीपाड़, जोधपुर और संगौर, ये 3 जगहों से तीनों गिरफ्तारियां हुई हैं। आपत्तिजनक सामान जो मिला है, ये मेरी टेक्नोलॉजी के बारे में बात होगी। तो पहले मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। मैं एक बड़े जनपद का सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस था। तो गोपनीय कार्य जो कॉन्फिडेंशियल ऑफिस कहते हैं, वहां पर एक बहुत पुराना संदूक दशकों से रखा हुआ था। तो मैंने कहा भाई किसका साथ लोग जानते हैं, कहते हैं कि सन 47 के बाद से ऐसे ही आज तक ऐसे ही रखता है। तो वैसे कहा यह जाता था अंग्रेज जाने के पहले सारे डॉक्यूमेंट्स जला करके चले गए थे, ये लेके चले गए थे, लगता है कि उनसे छूट गया। तो खैर हमने कहा इसका ताला खोला जाएगा, लेकिन इसकी वीडियोग्राफी होगी, पहले वीडियोग्राफी करवाइए। वीडियोग्राफी जब तैयार होगी तो ताला तोड़ा गया। ताला तोड़ा गया तो उसमें तो बड़े गोपनीय डॉक्यूमेंट्स जो अंग्रेज एसएसपी और डीजी ने, आईजी ने लिखे थे वो थे। उन्होंने अपने टेन्योर में, हालांकि वो चीज ऐसा नहीं कि वही करते थे, 47 के पहले वो क्या करते थे पहले मैं वो बता दूं। उसमें ये गाइडेंस दी थी कि प्रत्येक मस्जिद,
विशेषकर और प्रत्येक मंदिर, कोई भी पूजा स्थल हो, जब कभी उनका कोई पर्व हो तो हमारे आदमी वहां पहले से मौजूद हो, जिनकी याददाश्त अच्छी हो, जो वहां पर खुतबा पढ़ा जाता है मस्जिद में उसका मेंटल नोट कर ले, क्योंकि टेप रिकॉर्डर का जमाना नहीं था। बाद में हम लोगों ने टेप रिकॉर्डर की व्यवस्था की, हेडफोन्स, स्पाई कैंप्स की इंतजाम किया कि वहां जाके खुतबा जो पढ़ा जाता है, जो तकरीरें की जाती हैं, जो भाषण दिए जाते हैं, जो अनुरोध किए जाते हैं, जो आवाहन किए जाते हैं, उनकी भली भांत रिकॉर्डिंग हो, समीक्षा की हो, और जो आपत्तिजनक चीजें हैं उनका हम ब्यौरा करें। आप तौकीर रजा के मामले में अगर आप देखें, बरेली में वो इसीलिए तो मटिया मेट हो गए थे क्योंकि हर चीज हमारे पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों ने नोट कर ली थी। तो ये बात आज की नहीं है, ये 47 के पहले अंग्रेज भी करते थे, और हमारा तब सीआईडी जो आईबी का डिपार्टमेंट था वो सीआईडी के नाम से जाना जाता था। तब ये सारे काम किए जाते थे, लेकिन वहां यहां तक था कि 25 कॉलम की एक रिपोर्ट रोज एसपी के सामने आती थी, किस मस्जिद किस मंदिर में कौन लोग आए, कोई बाहरी व्यक्ति तो दिखाई नहीं पड़ा, अगर दिखाई पड़ा तो वो पठान की तरह था, कश्मीरी की तरह था, वो दक्षिण भारतीय था, वो किस तरह का था, हर चीज का लेखा जोखा होता था। और लेखे जोखे होने के बाद तो आप ये समझ रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो एक तरीके से खंगाल करके जो कामयाबी हमारे फोर्सेस को मिली है वो ऐसे इत्तेफाकन नहीं मिल गई है, अकस्मात नहीं मिल गई है, वो मिली है क्योंकि कठोर परिश्रम किया गया है, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया हुआ। अभी तो आप देखेंगे, और जब हम गिरोहों की बात करेंगे तो आप देखेंगे उनके पास भी कई मोबाइल फोन अगर आ रहे हैं, फर्जी पासपोर्ट के आधार पर आप बाहर जा रहे हैं, तो अगर जा रहे हैं तो बायोमेट्रिक्स का इस्तेमाल और इमिग्रेशन चेकपोस्ट के ऊपर, वो तो उसके बारे में बाद में बताऊंगा। लेकिन अब हम चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अगर हम आज 4/10 कर रहे हैं तो हमें 10/10 टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, जिसमें प्रमुख है एआई, नंबर 2 है मशीन लर्निंग, और तीसरी यह है बायोमेट्रिक्स के आधार पर अगर मान लीजिए मेरा नाम विक्रम सिंह है, मैंने विनय कुमार के नाम से फर्जी आईडी बना के पासपोर्ट बनवा लिया, जैसा कि ये 2 राष्ट्र विरोधी तत्वों ने किया है, और कई नामों से पासपोर्ट बनवा करके न केवल खुद बाहर गए, औरों को भी बाहर भेजा। जोधपुर के प्रकरण में 7 दिन के रिमांड पर इनको जयपुर ले गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इनकी भली भांति लाइट डिटेक्टर टेस्ट होगा, इनकी नार्को एनालिसिस होगी, इनकी फॉरेन फंडिंग की एक एक रसीद के बारे में अंजू जी प्रॉपर जानकारी प्राप्त की जाएगी। और अगर ये नहीं किया तो मैं समझता हूं कि गहराई से पूछताछ फिर पूरी नहीं होगी। गहराई से पूरी तरह से पूछताछ हो और इन पर प्रभावी कार्रवाई की जाए। जैसे ये मुल्ला मौलवी पकड़े गए हैं सर, मदरसों की आड़ में ये मतलब आतंकवाद की पाठशाला चलाते हैं, तो आप देखिए कि अगर बात करें नेपाल के साथ जो बॉर्डर लगता है उत्तर प्रदेश का, वहां तो कितने सारे मदरसे पकड़े गए थे जहां पर फॉरेन से फंडिंग हो रही थी। तो यानी कि जितने भी बॉर्डर इलाके हैं हमारे, जितने भी बॉर्डर स्टेट है, वहां पर जो मस्जिद और मदरसे हैं अवैध रूप से तैयार हुए हैं, उन पर खास नजर रखने की जरूरत है। अगर इस खास नजर रखी जाती आज तक अंजू जी, तो छांगुर ऐसे लोग प्रकट नहीं होते कुकुर मुत्तों की तरह। पूरा यूपी नेपाल और इंडो नेपाल बॉर्डर को इन्होंने छलनी कर दिया, और ये प्रक्रिया चल रही है कब से, सन 90 से चल रही है। जहां एक भी घर मुस्लिम्स का नहीं था और चप्पे चप्पे पर अगर मदरसे मस्जिद बनाई गई है, तो जाहिर है मिडिल ईस्ट के पैसों से, आईएसआई की फंडिंग से, भारत की नकली करेंसी से बनाए गए हैं। ये 3 कारण थे जिसके ये बन गए। और इनको बनाने का मकसद क्या था? नाजायज बांग्लादेशियों और रोहिंग्या को ला करके यहां बसाएं, डेमोग्राफी को बदलें और भारत को घेरने की कोशिश करें। और ये गजवाए हिंद का ये चैप्टर बड़ा महत्वपूर्ण एक चैप्टर था। आपने बिल्कुल सही कहा कि जो भी बॉर्डर का इलाका, अभी तो आपने राजस्थान पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ बात किया, आप यूपी नेपाल ले लें, इंडो नेपाल ले लें, कहीं पर भी जहां सीमा है वहां पर मदरसों की भरमार हो जाती है, बाजारों की भरमार हो जाती है, और इस तरीके के नाजायज मस्जिदों की भरमार हो जाती है। उनका एक ही अभिप्राय है कि वो केंद्र बिंदु बन जाते हैं। अंग्रेजों ने यहां तक कहा था कि आसपास के जो जैसे पूजा स्थल हैं वहां पर वायरलेस कम्युनिकेशन मजबूत होना चाहिए, वहां पर गश्त, गाड़ाबंदी, निगरानी मजबूत होनी चाहिए। तब वायरलेस टेक्नोलॉजी आ चुकी थी हिंदुस्तान में, और 47 से पहले भी वायरलेस टेक्नोलॉजी यूपी पुलिस के पास आ चुकी थी। और उनका यहां तक कह देना, आप समझ सकती हैं कि तब की पुलिस में भी इस तरीके की पूजा स्थलों के, और जहां पर बवाल होने की संभावना थी, जहां पुलिस के ऊपर आक्रमण होता था, तो वहां पर ये प्रभावी कार्रवाई करते थे। दृष्टांत उन्होंने कई बार दिया है कि 1937 में, ये कम लोग जानते होंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर भी मस्जिद से ही कातिलाना हमला हुआ था।
आप समझ सकती हैं कहाँ सन 47 के 10 साल बहुत पहले, और आज हम जी रहे हैं 2025 में। तब क्या कारण था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर कातिलाना हमला क्यों किया? क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल चाहते थे कि भारत एक हो। वो नहीं चाहते थे कि किसी तरीके का विघटन हो भारत का, और वो चाहते थे कि सारी रियासतें मिल जाएं। बस वो आंख पे खटकते थे। तो ये समझा गया कि अब इनके ऊपर आक्रमण करें। तो आक्रमण करने का सबसे अच्छा, मस्जिद में ही इकट्ठा हो और मस्जिद से ही करो। आखिर ये इकट्ठा होने के बाद, इकट्ठा होकर के हुजूम बना करके कातिलाना हमला करने की ये क्या एक सलूका है? तो किसी ने ये कहा कि देखिए, मैं अकेले आकर के आपकी हत्या कर दूंगा तो वो हत्या कही जाएगी, लेकिन अगर 5,000 आदमी आकर के आपकी हत्या करें तो वो क्रांति कहलाएगी। तो हम क्रांति करते हैं। तो आप समझ लीजिए, इस तरीके की बेहुदा बेसिर पैर की बातें। खैर, मैं आगे बताऊंगा कि ऐसे क्रांतिकारियों का इलाज आप जरा हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। इनका क्रांतिकारियों की सेवा, शुश्रूषा और इलाज हम लोग अच्छी तरीके से कर चुके हैं, क्योंकि ऐसी क्रांति आपने यूपी में नहीं देखी होगी। ऐसी क्रांति आपने वहां नहीं देखी होगी जहां पे पुलिस कर्मियों का अपना काम आता है और पुलिस रेगुलेशन भली भांति उसका अनुपालन होता है और इम्प्लीमेंटेशन होता है। ये वहीं पर होता है जहां ढुलमुल नीति होती है या पुलिस थानों को खरीद लिया जाता है। अब जहां पुलिस अपने पर आ जाती है तो इनकी हिम्मत नहीं कि अपनी बिलों से बाहर आए। ये 2.5 फ्रंट की बात जो जनरल विपिन रावत साहब हमारे सीडीएस ने कही थी, तो 2 फ्रंट तो आप जानती हैं, एक चीन है, पाकिस्तान है। 0.5 फ्रंट जो है उसकी बात अगर आप कर रही हैं तो अंजू जी, उसका निराकरण और इलाज हमारे पास है। इलाज भी शुरू हो गया है। अब आपने देखा होगा आई लव XYZ के बाद इलाज हुआ। वो सारी मोहब्बत कहाँ चली गई? ये मौसमी मोहब्बत जब कभी कभी उसका प्रागट्य होता है, भाई आपको इतना प्रेम है तो अपने ठेले पे भी लगा लो, अपनी दुकानों पे भी लगा लो, अपने घरों पे लगा लो। वहां नहीं लगाओगे तुम, जा करके वहां पर सार्वजनिक स्थानों पे या जो अन्य लोग हैं उनके घरों पे जाके लगा दोगे तो बवाल तो होना ही था। क्योंकि जाहिर है कि टूल किट के चक्कर में तुम पड़े और तुमने बर्बाद कर दिया। सर, ये तो जोधपुर का मामला है जहां पर मदरसे के इन मौलवियों के रिश्ते आतंकवादियों से हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, जैसलमेर और कपूरथला जो कि राजस्थान और पंजाब के बॉर्डर एरिया हैं, वहां पर भी एक साथ कितने सारे जासूस पकड़े गए हैं जो पाकिस्तान के लिए जासूसी करते थे। तो जासूसों की श्रृंखला पकड़ी गई है, वो बड़ी एक खतरनाक सिचुएशन है। तो एक तरफ तो जहां हमारी सुरक्षा एजेंसीज ने, आईबी ने, एटीएस ने, एसटीएफ ने, पुलिस बल ने बहुत अच्छा काम किया है। जोधपुर से आ जाए जरा पंजाब के ऊपर। पंजाब में आपने कपूरथला में एक लड़का पकड़ा गया है, गुरनाम सिंह एलियस लाडी। गुरनाम सिंह एलियस लाडी ये पाकिस्तान आईएसआई को पैसे लेकर के सूचनाएं देता था। इसके 2 साथी थे और इनके और भी संगी साथी 2 पहले गिरफ्तार हो चुके थे। एक का नाम है जसकरण सिंह, दूसरे का नाम है राजा। इनके पास से भी 6 मोबाइल मिले हैं, सफाई कर्मी और 6 मोबाइल। सवाल ये उठता है कि 6 मोबाइल का आप करते क्या है? क्या चीज छुपा रहे हैं? इतनी ज्यादा क्या बातचीत करने की जरूरत है? तो जसकरण और राजा, इनके पास से 6 मोबाइल मिले हैं। इन्होंने न्यू कैंट एरिया, आप तो पंजाब से बड़ी बात वाकई है, इन्होंने न्यू कैंट एरिया में जाकर के खूब जम के फोटोग्राफी की और उसको भेज दिया इन्होंने अपने पाकिस्तानी हैंडलर और आईएसआई के पास। आप देखें कितनी नमक हरामी और देशद्रोह का काम इन्होंने किया है। गिरफ्तार हुए हैं, थोड़ी सेवा की जाएगी, पूछताछ की जाएगी। पूछताछ में जो भी हमारे टूल्स हैं इन्वेस्टिगेशन के, साइंटिफिक एड्स टू इन्वेस्टिगेशन के, उनका इस्तेमाल किया जाएगा। सच्चाई सामने आएगी, फिर ये खुल करके आएंगी। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है कि एक तो बॉर्डर स्टेट आपका राजस्थान, दूसरा बॉर्डर स्टेट पंजाब, एक आपने देखा जोधपुर और ये है कपूरथला। ये सारा खेल और ताना बाना यहां हो रहा है। सर, जैसलमेर में भी मिले हैं जासूस, वहां से भी गिरफ्तारियां हुई है 5 लोगों की। आप सोचिए कि जितना बॉर्डर इलाका है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी इन्हीं इलाकों से जासूस पकड़े गए थे, वो 14-15 जो जेल में है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जैसलमेर से भी ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है और अभी जैसे जैसे पकड़े जाएंगे वैसे वैसे इवेंट अपने आप बढ़ते चले जाएंगे। और जैसलमेर में जो गिरफ्तारियां हुई हैं, अभी आप और देखिएगा, अभी ये सारी डेट जितनी बातें हम आप कर रहे हैं, ये 30 अक्टूबर के बाद की हैं, या तो 30 या 31 या आज की बातें। इसमें कोई बहुत पुरानी बात नहीं, केवल एक है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद 14 जासूस गिरफ्तार किए गए हैं।
लेकिन जो गिरफ्तारियां आज चल रही हैं, ये हम 3 दिन 72 घंटे के अंदर की बातें हैं उसको कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। 2 नाम मैं और ले रहा हूं, ये 30 अक्टूबर की बात है। आदिल हुसैनी, ये 7 दिन की रिमांड पर हैं और इनके भाई अख्तर हैं। ये मुंबई से दिल्ली के बीच में ये ऑपरेट करते हैं। दोनों ही बड़े संवेदनशील जनपद है। दिल्ली तो देश की राजधानी है, मुंबई आर्थिक राजधानी है। यहां पर इन्होंने पैर अपने ऐसे जमा दिए और फेक आईडीज के बल पे दूसरों के फर्जी पासपोर्ट बनवाते थे और फर्जी पासपोर्ट ऐसे बनवाते थे उनको बाहर भेजते थे। खुद भी फर्जी पासपोर्ट की बुनियाद के ऊपर कई विदेश यात्राएं कर चुके थे और कई विदेश यात्रा करने के बाद ये पाकिस्तान, हाँ महत्वपूर्ण बात है कि इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी जाओ वहां तक की बात अलग है, लेकिन अगर कई बार आप पाकिस्तान जा रहे हैं तो ये चीज सस्पिशियस एक्टिविटी में आती है और इसमें हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को इस पे ध्यान देना चाहिए। और जो फर्जी वैज्ञानिक बनकर जो यात्रा कर रहा था, इसमें 2 भाइयों में से एक, उसको आदिल ने खुद को मृत घोषित कर दिया था। आदिल ने अपने को मृत घोषित कर दिया था। क्यों करता था? एक बबलू श्रीवास्तव ने अपने को मृत घोषित किया जिससे कि नया जीवन शुरू कर दे। इसी तरह आदिल ने भी अपने को मृत घोषित कर दिया कि अब वो नया जीवन शुरू कर दे, क्योंकि पाप का घड़ा जब भर जाएगा और पाप का घड़ा भर तो नया जीवन नए नाम से, नए वल्दियत सुकूनत से। और ये एक विदेश में रहने वाले परमाणु वैज्ञानिक से इसने संबंध बनाए थे। क्यों बनाए थे? परमाणु वैज्ञानिक और एक अपराधिक में क्या चीज कॉमन है? आप क्या कोई बहुत महत्वपूर्ण कोई यूरेनियम रेडियो एक्टिव पदार्थ खोज रहे थे? डर्टी बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहे थे? डर्टी बॉम्ब अंजू जिसको कहते हैं कि छोटा न्यूक्लियर डिवाइस, एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब तो बनाने के सामर्थ्य का नहीं है, लेकिन डर्टी बॉम्ब ये होता है कि छोटा मोटा विस्फोट जिससे कि जो रेडिएशन है, जो रेडियो एक्टिविटी है, वो छोटे से क्षेत्र में आ जाए और भय और आतंक जनता में व्याप्त हो जाए। और कई जगह इस फर्जी पासपोर्ट से जाने का मतलब क्या था कि अख्तर ने अपने सगे भाई आदिल को ही यह कहलवा दिया कि यह मर चुका है और यह वैज्ञानिकों के चक्कर में पड़ा है। तो आप समझ सकती हैं कि यह कितनी भयावह स्थिति है। न्यूक्लियर साइंटिस्ट से जाहिर है कि कोई सुंदरकांड का पाठ तो कराएगा नहीं, इज्तिमा तो कराएगा नहीं। न्यूक्लियर साइंटिस्ट से बात करने का मतलब यही था कि कोई बहुत गंभीर और भयानक षड्यंत्र और आक्रमण करने की फिराक में ये लोग थे। खैर, दोनों गिरफ्तार हो गए। अब यहां पर भी टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या कि सबसे पहले एआई के माध्यम से जिन लोगों ने फर्जी आईडी के बारे में पकड़े गए उनका डेटाबेस, जिन लोगों ने एक ही तरीके से जिनका बायोमेट्रिक्स अगर हुआ है, और मैं चाहूंगा कि अब गवर्नमेंट विचार कर ले कि बायोमेट्रिक्स अनिवार्य के साथ साथ इमिग्रेशन वगैरह पे उसके बहुत ही ऐसे एआई और साइंटिफिक टूल्स लगने चाहिए जिससे कि इस तरीके के जो अराजक तत्व हैं वो इसको भेद ना पाए। दूसरी चीज ये थी कि तमाम बायोमेट्रिक्स लगा ले, एआई लगा ले, मशीन लर्निंग लगा ले, फिर भी इनकी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो निरंतर चलती रहती है। तो एक हमारा डेटाबेस ऐसा होना चाहिए जिसको हम कहते हैं सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्टिंग सिस्टम। एक आदमी है जो फर्जी आईडीज के ऊपर पासपोर्ट बनाता है, बनवाता है, खुद भी विदेश जाता है, औरों को भी भेजता है, अपने सगे भाई को वो मृत घोषित करता है। तो ऐसे लोगों का डेटाबेस बन जाए, ऐसे मौलवियों का डेटाबेस बन जाए, ऐसे तमाम ऐसे तत्व हैं जो ऐसे घटिया काम कर रहे हैं और जो मल्टीपल सिम्स इस्तेमाल करते हैं, ये भी एक सस्पिशियस एक्टिविटी हो। एक आदमी 6 मोबाइल फोन, ये भी सस्पिशियस एक्टिविटी है। इन तमाम चीजों के मद्देनजर और बॉर्डर एरिया में तो हमारी स्क्रूटनी और तेज होनी चाहिए। विशेषकर आपने अंजू जी देखा होगा कि कई एयरपोर्ट्स पे फोटोग्राफी प्रतिबंधित है, क्योंकि जो लोग पर्यटक बन करके आए और सामरिक महत्व की चीजों की फोटो ले लें और पाकिस्तान के हैंडलरों को दे दें। अच्छा, ये भी बात प्रकाश में, क्या ज्योति मल्होत्रा, क्या वो जो मुस्लिम विडो है जो जासूस बनी, या जो राजा है जो सफाई कर्मी है जिसका नाम प्रकाश में आया कपूरथला में, इनके इस बारे में रिकॉर्ड मिल गया है कि इन्होंने पैसे लेकर के फोटो और सूचनाएं दी हैं। ऐसा नहीं कि कोई प्रेम ज्यादा आ गया था, प्रेम हो तो अपनी जगह प्रेम तो कर था ही, लेकिन प्रेम के साथ साथ इन्होंने धन प्राप्ति कर और पैसा ले करके इन्होंने जासूसी की है अंजू जी। तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी और पुलिस के सामने एक बहुत बड़ा कार्य है, चुनौती है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान और आईएसआई ने भी सारे घोड़े खोल दिए। ये बात दूसरी कि उनके सारे घोड़े मार दिए गए। और घोड़ों की भी बात अगर की जाए तो ये समझ लीजिए कि
जो युद्ध के घोड़े होते हैं वो बारातों में नहीं नाचते हैं। बारात के में नाचने वाले घोड़े अलग होते हैं, युद्ध के घोड़े अलग होते हैं। आईएसआई के पास जो भी घोड़े हैं, जो घोड़े उन्होंने किए, वो बारात के नाचने वाले घोड़े हैं। उनकी कोई ज्यादा औकात नहीं है कि आपका या भारत का कोई नुकसान कर सके। वो ठीक है, नचनीय है तो उनका इलाज कर दिया गया। ज्योति मल्होत्रा पे हम लोगों ने शायद 2 शो सी, हम समझिए उसका डीएनए क्या है। इसी तरीके से जिन लोगों ने किया है 2 टुकड़ों के लिए, और हमारे यहाँ भी लोगों की कमी थोड़ी कहते, अगर पहलगाम गए और वहां जाकर के, ये तो आप देखिए ज्योति पहलगाम घटना के हत्याकांड के पहले भी गई थी, क्या उसने तो जाकर के कुछ खींचा ही नहीं, उसने जाकर के बहुत कुछ खींच लिया। वहां की सड़कों की कंडीशन, मौसम, आबो हवा, वहां के विकास, वहां के ठेले और वहां के जो बिकने वाले खाद्य पदार्थ के सामान, जितनी जानकारी एक छोटे से वीडियो क्लिप से दुश्मन को हो सकती है, वो 1000 फोटो, लाख फोटो नहीं कर सकती। और ये कह देना कि उसको क्लीन चिट देना, मुझे सख्त आपत्ति है। और अभी क्या है, ये भी पकड़े जा रहे हैं और आपके शो के बाद आप देखिएगा कि कैसे इसकी आलोचना होती है कि हमारे बेगुनाह बेचारे नौजवान, उनका उत्पीड़न पुलिस कर रही है, प्रशासन कर रही है। उत्पीड़न नहीं कर रही है। दरअसल ये जो आलोचना करते हैं उनको मालूम नहीं उत्पीड़न क्या होता है। सर, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये कि जितने लोग पकड़े जाते हैं, खासतौर पर ये मुल्ला मौलवी, इनको बचाने वाला एक गैंग भी आ जाता है। वो जो हलाल सर्टिफिकेशन से पैसा इकट्ठा किया जाता है, फंडिंग आती है विदेशों से सर, वो बड़े बड़े लॉयर्स पर तो खर्च की जाती है। तो इनके लिए तो लॉयर्स की एक जमात भी उठ खड़ी होगी जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाएगी। आप ये देखें कि कबाड़ी पकड़ा गया था दिल्ली में, एक कबाड़ी जिसकी कोई औकात नहीं थी, और अगले दिन सुप्रीम कोर्ट ने जाके हिंदुस्तान के बड़े से बड़ा वकील, जो बात करने के 10 लाख लेता है, केस के नहीं, वो आपको घड़ी देख करके 5 से 10 मिनट नहीं, 5 से 7 मिनट आपसे बात करेगा और 10 लाख रुपए लेगा। वो वकील 5-7 खड़े थे उस कबाड़ी की जमानत के लिए, जमानत करवा के माने। हलाल सर्टिफिकेट एक बहुत षड्यंत्र है, कुचक्र है। और इसके बारे में जैसा कि योगी जी महाराज ने कहा, भाई अरे भाई, माचिस में किस बात की हलाल, माचिस में किस बात का हलाल, चप्पल में कौन सा हलाल, जूते में कौन सा हलाल। खाने की बात तो समझ में आ गई कि भाई चलिए, ये आपका दूध हलाल है कि नहीं है, आपका ये मीट हलाल है कि नहीं है, ये तो चीज समझ में आई। अभी तक तो हलाल मीट में ही हमें समझ में आता था। और आप हवाई जहाज में ट्रेवल करती हैं तो 3 तरह के उसमें शायद खाने, 4 तरह के होते हैं, वेजिटेरियन, जैन वेजिटेरियन, हलाल और कॉन्टिनेंटल, और एक होता है जो जूस का होता है, कोशर, जो, और आप एयरलाइंस में जाइएगा, ये 2-4 कैटेगरीज होती हैं। लेकिन हर प्रोडक्ट में हिंदुस्तान के आप अगर चाहें हलाल सर्टिफिकेट दें तो ये हलाल और हराम की बात नहीं, ये कमाई का एक जरिया बन गया है। और इनकी कमाई का अगर अंदाजे मुझे बताया जाता है कि हजारों करोड़, शायद 2000, ये 25,000 करोड़ की इनकी आमदनी है। 25,000 करोड़ कोई मामूली चीज नहीं है। आप ये उम्मीद करें, जब हमारे यहाँ FSSAI है ही है, हमारे यहाँ तमाम सर्टिफिकेशन एजेंसीज हैं, आपको हलाल करना है तो आप लिख दीजिए। आपको मैं चीजें दिखाता हूं, यहाँ पर डिब्बे के बाहर हरा लिखा है तो मालूम पड़ा कि ये शाकाहारी है। दुनिया में कहीं पर भी हरी बिंदी लगी है तो वो शाकाहारी है। इसी तरीके से हलाल सर्टिफिकेशन में पहले, मुझे याद अच्छी तरीके से, कुछ वर्षों पहले ये जो नॉन वेजिटेरियन आइटम्स आते थे उस पर लिख दिया जाता था हलाल। उसके अलावा होता था वेजिटेरियन, फिर होता था जैन वेजिटेरियन। तो ये कैटेगरीज बनी थी। लेकिन आपने जैसा कि योगी जी ने कहा था कि माचिस, चप्पल, जूता, साबुन, ये कब से हलाल और हराम होने लगे। आप मीट के ऊपर तो कह सकते हैं कि ये हलाल प्रोसीजर से ये तैयार हुआ है कि नहीं, यहां तक तो बात समझ में आई। लेकिन 25,000 की करोड़ फिर तब नहीं हो पाएगी अगर केवल मीट के ऊपर करें। अगर सारे प्रोडक्ट के ऊपर, मिनरल वाटर से लेकर के माचिस, चप्पल, जूता के ऊपर करेंगे तभी। और यही पैसा इस्तेमाल कहां हो रहा है, शक तो इस बात पे ही जाता है कि जब बड़ा वकील खड़ा होता है उसकी देने की कबाड़ी की औकात नहीं है, न ये जो पकड़े गए इनकी औकात है। तो ये अगर पैसा हलाल सर्टिफिकेशन से आ रहा है तो देश को अधिकार है कि ऐसे चैनल्स को चोक करे, बंद करे, और इनके एक एक पाई का ऑडिट भी करे, क्योंकि ये ऑडिट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम सर्टिफिकेशन एजेंसीज थी तब भी, और सर्टिफिकेशन एजेंसी, मैं आपको एक मिसाल बताता हूं कि लाख सर्टिफिकेशन आप कर लीजिए, हर सर्टिफिकेशन फूल प्रूफ और फेल प्रूफ नहीं होता है। जैसे मैं जब ट्रैवल करता हूं तो मैं लिख देता हूं जैन वेजिटेरियन, ठीक, तो उसमें जो मेरे पास खाना आता है तो वो जैन वेजिटेरियन आता है, जिसमें न प्याज होता है न लहसुन होता है। तो यहां से जैसे मैं रियल लाइफ बता रहा हूं, मैं जैसे लंदन जा रहा हूं, जाते समय तो क्रू ऐसा था, जानता था जैन वेजिटेरियन क्या होता है,
तो उन्होंने वैसे ही ला के दिया। जब लंदन से वापस आ रहा था, मैं इकलौता पूरे फ्लाइट में जैन वेजिटेरियन था। विक्रम सिंह जैन वेजिटेरियन? उन्होंने कहा यस, उंगली उठाई। उन्होंने ला करके इतना बड़ा तस्तरा ट्रे ला के रख दी। तो उसमें हमने कहा इतना बड़ा जैन वेजिटेरियन? जब उसका ढक्कन खोला तो उसमें पूरी टर्की, जैसे टर्की थी भुनी हुई। मैंने कहा ये कौन सा जैन वेजिटेरियन? उनका सर नो अनियन नो गार्लिक, इसमें प्याज लहसुन नहीं पड़ा है। क्या प्याज लहसुन का बाप तो पड़ा है इसमें? ये कौन सा जैन वेजिटेरियन? तो कंसेप्ट हलाल का, वेजिटेरियन का, जैन है, ये कंसेप्ट बनने में समय लगता है। बेहतर होगा कि अगर इतना परहेज आप करते हैं तो खुद प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरर उसकी तरफ ध्यान दें। और अगर इतना ही परहेज है तो मैं समझता हूं कि अपना इंतजाम आप खुद करें, अपने खाने पीने का सामान खुद लेके चलें, वहीं पर जाएं जहां की मान्यता और सर्टिफिकेशन आप संतुष्ट हो। लेकिन आप समझें कि कोई एक सर्टिफिकेशन एजेंसी जो सारे प्रोडक्ट्स को कर रही है, चप्पल, जूता, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, सबको हलाल और हराम कर रही है, वो आपके खाने को शुद्ध रखेगी? असंभव। बिल्कुल। और सर, आपको याद है कि राजस्थान में एक अधिकारी पकड़ा गया था जो किसी पूर्व नेता मंत्री का पीए हुआ करता था, वो भी जासूसी करता था। तो ये जितने भी सर मुल्ला मौलवी पकड़े जा रहे हैं, ये जासूस, इनको कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक संरक्षण तो होगा ही होगा, कहीं ना कहीं इनके तार दूर तक तो फैले मिलेंगे जब जांच पड़ताल आगे बढ़ेगी। देखिए, वो तो पीए बड़ा छोटा प्यादा था जिसकी आप बात करें राजस्थान की, और वो पकड़ा गया, एक्सपोज हुआ। लेकिन जब बड़े बड़े नेता जा कहते हैं कि हमारे बेगुनाह नौजवानों को फंसाया जा रहा है, उनका उत्पीड़न हो रहा है, और जब बेगुनाह नौजवान फंस जाते हैं तो उनके मुकदमे वापस ले लिए जाते हैं, पूरी सरकार चट्टान की तरह उनकी हिफाजत पे खड़ी हो जाती है। इस चीज पे देश को देखना होगा। और फिर हाईकोर्ट जब फटकार बताती है कि आप इनके मुकदमे ही क्यों वापस ले रहे हैं, आप इनको पद्म विभूषण के लिए इनका नाम भेजिए, ये इनकी दोषी है नहीं दोषी, इसका निर्णय न्यायालय करेगा, आप नहीं करेंगे नेताजी। तमाम बातें फटकार के बाद, लेकिन जिस बेहयाई के साथ, जिसको कहते हैं ना आंख सुअर का बाल है, और जिस बेशर्मी के साथ चरमपंथियों के मुकदमे वापस लेते हैं, अब बाद में कम से कम वो जब हाईकोर्ट से सजा पा गए तब अब तो देश से माफी मांग लो कि तुमने ये जो निर्णय किया था कि तुम चरमपंथियों के मुकदमे वापस लोगे, अब तो न्यायालय सजा पा गए। तो आपको क्या कहा जाए नेताजी? आपको कहें कि आप षड्यंत्रकारी हैं, धारा 120B के बराबर के मुलजिम हैं, आप बराबर की ये जो हत्याकांड वो इंडियन मुजाहिदीन कर रहे थे, जिनके मुकदमे आप वापस ले रहे थे, आपको क्या कहें? बराबर के हिस्सेदार, बराबर के दोषी, को कॉन्स्पिरेटर कहें। लेकिन आपको कम से कम माफी तो मांगनी चाहिए थी कि आपने गलत निर्णय तब लिया था जो इनके मुकदमे वापस लेने का कुत्सित प्रयास आपने किया था। सर वही ना, राजनीतिक आका जो है वो आगे आ जाते हैं इनको बचाने के लिए। लेकिन चलिए, अभी तो ये आईबी और एटीएस के हत्थे चढ़े हैं, तो उम्मीद करते हैं कि इनका फेयर ट्रायल होगा और हमेशा के लिए अंदर जाएंगे ज्योति मल्होत्रा की तरह, यही सब कुछ होगा। लेकिन सर, ये सोचने वाली बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद इतने सारे जासूस पकड़े गए, तो ऐसा लगता है पता नहीं कब से इस देश को खोखला करने के लिए ये सब लोग इस तरह से काम कर रहे थे। यानी कि अब जाकर हमारी जांच एजेंसियां जो है ज्यादा चौकस हुई हैं, इसलिए इस तरह से लोग पकड़े जा रहे हैं, वरना पता नहीं पहले से कब से खेल खेल रहे थे। और पता नहीं कितने नेता पाकिस्तान जाकर वहां पर जाकर हमारी जानकारियां उनको दे रहे थे। ये सब सवाल तो उठेंगे ना? क्यों नहीं उठेंगे? एक नेताजी वहां पर बड़ी राष्ट्रीय विपक्षी पार्टी के गए थे, उनका स्टेटमेंट तो पूरा वायरल हुआ, पब्लिक डोमेन में है कि पहले तो मोदी को हटाना है। एक और नेता पंजाब के गए थे, वहां के पाकिस्तान के आर्मी चीफ को गले लगा रहे हैं कि हम तो पाकिस्तान से ज्यादा नजदीक हैं बनस्बत हिंदुस्तान के, वो क्रिकेट भी अच्छा खेलते हैं। लेकिन इस तरीके के बेहुदे और गैर जिम्मेदाराना बयान अगर वो दे रहे हैं, आप समझ सकती हैं कि अगर वो सत्ता में रहेंगे तो हवा किधर की बहेगी। और जैसे आपने देखा कि आज की सतर्कता में ये बीन बीन के मारे जा रहे हैं। मैं जनरल विपिन रावत की बात फिर दोहराऊंगा, 2.5 फ्रंट, 2 फ्रंट तो सामने खुला हुआ, लेकिन जो 2.5 फ्रंट है, जो दीमक और एक तरीके से पैरासाइट की तरह अगर देश को नोच रहा है, उसके इलाज में कठिनाई जरूर है। संतोष का विषय यह है कि अब इलाज शुरू हो गया है और इलाज की बीमारी काफी हद तक ठीक भी हो गई है। जो बची कुछ इलाज है, पूरा कोर्स जब हो जाएगा, अभी तो आधा कोर्स हुआ है ना, जब कोर्स पूरा हो जाएगा एंटीबायोटिक का, तो ये बीमारी और ये कीटाणु भी समाप्त हो जाएंगे। बिल्कुल सर, उम्मीद यही करते हैं कि इन सबको ऐसी सजा मिले जो नजीर बने, और इस तरह की हरकतें करने वाले देशद्रोही जो हैं वो 10 बार सोचें अगर उनको इस तरह का कोई ऑफर पाकिस्तान की तरफ से आए। सर, आपने समय निकालकर इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, जय हिंद। बहुत आभार अंजू जी, जय हिंद, वंदे मातरम।